Hello guys, now I will teach you the international economics. So welcome back to my YouTube channel, Student of Economics. So in this playlist or in this lectures, this is the first lecture of international economics. So in the first lecture, I will tell you the definition of international economics and theories of international economics. देन उसके बाद हम उसकी थ्योरीज के डिटेल्स में जाएंगे. फर्स्ट वन इज मर्केंटलिस्ट थ्योरी, देन आती है हमारी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी. ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है वो मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक है, जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, वो एमए इकोनॉमिक्स इग्नू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक अगला पेपर है MEC 007 के नाम से, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का टॉप सब्जेक्ट का नेम है MEC 007 में. देन ये वाला जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज में भी आता है. ओके, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पेपर 1 में जो है ये पूरा अपना रोल निभाता है. ठीक है, देन उसके बाद यूजीसी नेट JRF जो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है उसमें भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हमें देखने को मिलता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये मैं आपकी जो लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी. और सिंपली जो है इसका इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो हम कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर रेफरेंस बुक जो है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, डॉनमिक सेल्वाडोर ने लिखी है. उनके उनकी ये बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 13th एडिशन. ठीक है, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं आपकी अगर बजट के अंदर है तो. अदरवाइज ये वाली जो बुक है वो PDF अवेलेबल है ऑनलाइन, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं फॉर द रेफरेंस. एंड आप ये भी जान लें कि इग्नू का जो मटेरियल है MEC 007 उसमें जो है फर्स्ट टॉपिक मर्केंटलिस्ट व्यूज ऑन ट्रेड उसमें मेंशन नहीं है. वहाँ पे सीधा उन्होंने स्टार्ट कर दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज ट्रेड से. फर्स्ट चैप्टर यूनिट में सिर्फ हाफ पेज का ही ये दे रखी है थ्योरी, और जबकि ये थ्योरी बहुत मतलब अच्छे से दे रखी है. एडम स्मिथ ने ये थ्योरी दी है, तो ये वाली थ्योरी हम अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे कि इसकी लिमिटेशन क्या है, ये थ्योरी क्या कहती है. ठीक है, इसके बाद एक और थ्योरी आती है रिकार्डो ने दी है, डेविड रिकार्डो ने. वो एक एक्सटेंशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी तक हम कवर करेंगे. ओके, सो नाउ आई बिगिन द लेक्चर. ओके, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स होता क्या है. इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो डील करती है इकोनॉमिक थ्योरीज, डील करती है इकोनॉमिक थ्योरीज के द्वारा कि एग्जामिन करती है इकोनॉमिक्स थ्योरीज की थ्रू. वो एग्जामिन करती है, क्या एग्जामिन करती है, इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरैक्शंस, इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एग्जामिन करती है. ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक थ्योरीज दैट एग्जामिन, इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो एग्जामिन करती हैं, इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो एग्जामिन करती हैं इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे आप डोमेस्टिक इकोनॉमी का एग्जांपल इंडिया लेके चल सकते हैं. अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं, अगर आप किसी और कंट्री के सिटीजन है, फॉर एग्जांपल आप US के सिटीजन हैं, तो आप वहाँ का डोमेस्टिक इकोनॉमी, होम कंट्री जिसे बोलते हैं, होम नेशन. ठीक है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे, होम कंट्री, होम नेशन, डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. डोमेस्टिक इकोनॉमी मीन्स हम जहाँ के सिटीजन है वो, एंड अदर कंट्रीज एक्सेप्ट आर डोमेस्टिक इकोनॉमी. ओके, सो इंडिया के अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, इंडिया को छोड़कर जो भी कंट्री है वर्ल्ड में वो हो जाएगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्सटर्नल सेक्टर भी बोलते हैं, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा. ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने ROW लिखा है शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, हम शॉर्ट फॉर्म्स जहाँ जहाँ यूज करते हैं नोट्स बनाने में इजी होता है. मैं आपको ये रेफर करूंगी, मतलब
आपको ये बताऊंगी ये चीज़ कि आप इस चीज़ की नोट्स बनाते रहें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, जो एमए इकोनॉमिक्स, ओके, एंड आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल प्लस यूजीसी नेट जेआरएफ में जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके पास इसके नोट्स होंगे तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे फॉर द एग्ज़ाम एंड फॉर योर प्रिपरेशन, ओके। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं एंड अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे अगर आपको ये चीज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्लियर होगा। बिकॉज बार बार वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप वीडियो पोस्ट करके आप ये नोट्स बना सकते हैं। एंड तो हम इसके बाद आगे चलते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज क्या कहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आ गया। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो मेनली मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का होता है। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ठीक है। देन उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड की तो जो थ्योरीज हैं वो फोकस करती हैं दो कंसेप्ट पर। फर्स्ट इज बेसिस ऑफ ट्रेड। ट्रेड का बेस क्या है, मतलब उसका बेसिस क्या है कि वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। ट्रेड जो है ये बेसिस ऑफ ट्रेड का यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रेड बेनिफिट्स ऑल पार्टिसिपेटिंग नेशंस और नॉट। मतलब कि जो भी पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, मान लीजिए कि इंडिया और चाइना जो है ट्रेड कर रहे हैं, तो वो दोनों को ही बेनिफिट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रही है, इफ अगर वो दोनों नेशन को बेनिफिट कर रही है कि इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है चाइना को भी बेनिफिट हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि जो बेनिफिट है या फिर जो गेन है वो कितना लार्ज है। हाउ लार्ज आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है। एंड हाउ दीज गेन्स डिवाइडेड अमंग द ट्रेडिंग नेशंस, ठीक है। मतलब वो गेन जो है और बेनिफिट जो है वो कितना लार्ज है, एंड जो गेन और बेनिफिट जो हैं वो डिवाइड कैसे हो रखे हैं, मतलब किस तरीके से डिवाइड हुए हैं ट्रेडिंग नेशंस के बीच, ठीक है। हम ये देखेंगे बेसिस ऑफ ट्रेड में। देन देन जो सेकंड चीज आती है जिस पर वो फोकस करती है वो आता है पैटर्न ऑफ ट्रेड। कि पैटर्न क्या है ट्रेड का। विच कमोडिटीज और सर्विसेज आर ट्रेडेड। कौन सी कमोडिटीज और सर्विसेज जो है वो ट्रेड हो रही हैं, एंड विच आर एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड बाय पार्टिसिपेंट्स। मतलब ट्रेडेड इन द सेंस लाइक कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट हो रही है बाय विच नेशन, एंड कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट हो रही है बाय विच नेशन। मतलब दोनों पार्टिसिपेंट इंडिया और चाइना जो है, चाइना कौन सी कंट्री कौन सी कमोडिटी एक्सपोर्ट कर रहा है एंड कौन सी कमोडिटी इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम इंडिया। एंड यही चीज हम इंडिया में देखेंगे कौन सी एक्सपोर्ट हो रही है कौन सी इंपोर्ट हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिस ऑफ ट्रेड एंड पैटर्न ऑफ ट्रेड। इन दो चीजों पर ही मेनली फोकस होता है। इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरीज हैं उनका मेनली फोकस यही होता है, ठीक है। देन हम उसके बाद थ्योरीज पर आते हैं कि दो हम थ्योरीज करेंगे इस वाले वीडियो में। फर्स्ट वन इज मर्केंटलिस्ट एंड सेकंड वन इज एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ओके। सो फर्स्ट वन जो है मर्केंटलिस्ट थ्योरी। मैकेनिकलिस्ट आप थ्योरी बोल सकते हैं, व्यूज बोल सकते हैं। बुक में जो मेंशन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की, वो ये वाली हेडिंग है पूरी मेंशन उसमें, ठीक है। मर्केंटलिस्ट व्यूज ऑन ट्रेड ये पूरा मेंशन है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। अदरवाइज आप मर्केंटलिस्ट थ्योरीज भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो थ्योरी व्यूज थे या थ्योरी थी वो ना 17 से 18th सेंचुरी के बीच थी, ठीक है, ओके। तो ये वाले जो है थ्योरी और व्यूज जो है किसी एक सिंगल पर्सन के नहीं है, ये बहुत सारी पर्सन हैं थे जिन्होंने ये बताया। जैसे कि आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, बैंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे एंड मर्चेंट्स थे। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था ना, जो एक नेशन है, वन नेशन,
ठीक है। अ नेशन शुड एक्सपोर्ट मोर, इन्होंने कहा था कि नेशन को जो है ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए एंड इम्पोर्ट कम करना चाहिए, मतलब लेस करना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये बोला था, जिसकी वजह से क्या होगा ना, एक्सपोर्ट जो है वो सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट सरप्लस लीड्स टू इनफ्लो ऑफ बिलियंस एंड प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, हम यहाँ पे एक्सपोर्ट को जो है वो एक्सेस से डिनोट कर रहे हैं सिर्फ मर्केंटलिस्ट व्यूज में। ओके, एंड इम्पोर्ट को जो है एम से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपोर्ट सरप्लस की वजह से क्या होगा, जो कंट्री में है वो बुलियंस आएंगे, प्रीशियस मेटल्स आएंगे लाइक गोल्ड सिल्वर। ठीक है, बाकी अदर जो होते थे वो मेटल्स आएंगे। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, जो इकॉनमी है ग्रो करेगी। ठीक है, रिच एंड पावरफुल नेशन होंगे कि जिसके पास ज्यादा बुलियंस हैं, ज्यादा प्रीशियस मेटल्स हैं, वही कंट्री, वही नेशन ग्रो करेगा, इकॉनमी ग्रो करेगी। इकॉनमी ग्रो करेगी तो रिच होंगे, पावरफुल नेशंस होगी, उनका गवर्नमेंट रोल अच्छा होगा, पॉलिटिकल पावर होगी, इकोनॉमिक पावर होगी। एंड इसकी वजह से क्या था ना, गवर्नमेंट का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल द imports from other countries and export more। ठीक है, गवर्नमेंट जो है रेगुलेशंस लगा देती थी, ये टैरिफ्स लगा देती थी इंपोर्ट करने पर, बहुत ज़्यादा टैरिफ होता था, तो जो पीपल थे एक कंट्री के वो इंपोर्ट कम करते थे। ठीक है, जिसकी वजह से इंपोर्ट लेस होता था। तो यही कारण है कि गवर्नमेंट का रोल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहा गया है इस थ्योरी में और व्यूज में, मर्केंटलिस्ट व्यूज में। ठीक है, देन उसके बाद जो है मर्केंटलिस्ट जो थे वो बिलीव करते थे कि एक नेशन जो है गेन करेगा, वन नेशन गेन, अ नेशन कुड गेन इन ट्रेड ओनली एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन। जब एक दूसरी कंट्री, अदर नेशन एक्सपेंस करेगा, अपना खर्च, इट्स लाइक कि हम इंडिया जो है, इंडिया और चाइना की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर इंडिया और ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, इट्स सुटेबल एग्जांपल एट दैट टाइम। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो आए एज अ कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी जो है वो स्प्रेड अच्छे से कर लिया, जिसकी वजह से उन्होंने पूरा कंट्रोल कर लिया पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया को। देन उसके बाद वो कल्चरली भी कंट्रोल करने लगे इंडिया को। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इंपोर्ट करते थे इंडिया में, वो इंडिया से एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल लाइक कॉटन, जूट। ठीक है, वो एक्सपोर्ट करते थे एंड अपनी कंट्री में ब्रिटिश में जाकर अ, वो वहाँ पे जाके मैन्युफैक्चर करते थे कॉटन और जूट से क्लोथ वगैरह मैन्युफैक्चर करते थे। और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते थे वो इंडिया में इंपोर्ट करते थे एट द हायर प्राइस। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को जो है अपने उसे खरीदने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए अपना ही खर्च, मतलब अपने ही पैसे देने पड़ते थे ज्यादा। ठीक है, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर नेशन। यहाँ पे अदर नेशन जो है वो इंडिया है। ठीक है, यहाँ पे अदर नेशन इंडिया है एंड अ नेशन यहाँ पे जो है उनकी कंट्री ब्रिटिशर्स है। तो इट इज लाइक जीरो सम गेम। ठीक है, तो जो 18th सेंचुरी में जो है ब्रिटिशर्स ने मर्केंटलिस्ट व्यूज फॉलो किए थे। ठीक है, अपनी कंट्री को ग्रो करने के लिए, अपनी कंट्री को रिच बनाने के लिए, जिसकी वजह से उन्होंने जगह जगह कॉलोनीज स्टेब्लिश कर ली अपने पूरे वर्ल्ड में। ओके, तो ये है एक एग्जाम्पल इम्पेरियलिज्म का, जिसकी वजह से ये वाली जो मर्केंटलिस्ट व्यूज है वो इम्पेरियलिज्म को प्रमोट करती है। ओके, तो ये जो है मर्केंटलिस्ट व्यूज जो है वो बिलीव करते हैं कि जीरो सम गेम होना चाहिए। मतलब जीरो सम गेम, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा जीरो सम गेम तब होता है जब वन प्लेयर जितना लॉस करेगा उतना ही गेन होगा एक दूसरे प्लेयर को। मान लीजिए एक वन प्लेयर है, उसने लॉस किया 10 रुपीज, देन सेकंड जो प्लेयर है उसको गेन होगा 10 रुपीज का। ओके, तो ये चीज है जीरो सम गेम में।
तो इसकी जो लिमिटेशन है वो ये है कि फर्स्ट वन इज ऑल कंट्रीज कांट हैव एक्सपोर्ट सरप्लस एट सेम टाइम। मतलब हर एक कंट्री जो है वो एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं कर सकती, मतलब उसके पास एक्सपोर्ट सरप्लस हो ही नहीं सकता एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, एट सेम टाइम। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे ऑल कंट्रीज कर सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे, बट एट द सेम टाइम इट कांट बी हैपन। ओके, सो गेन फॉर वन नेशन इम्प्लाइज, यही चीज मैं आपको यही बताई थी जीरो सम गेम में क्या होता है कि गेन फॉर वन नेशन इम्प्लाइज लॉस फॉर अदर नेशन। ठीक है, यही चीज होती है जीरो सम गेम में, जिसकी वजह से क्या प्रमोट हो रहा है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ठीक है, एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म की वजह से प्रमोट हो रहा है एम्पेरलिज्म। मैंने आपको एम्पेरलिज्म का एग्जांपल दे दिया, ब्रिटिश और इंडिया का। ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी स्टैब्लिश की इंडिया पर, जिसे वो एम्पेरलिज्म कहते थे। ठीक है, अमाउंट ऑफ, सेकंड जो आता है हमारा लिमिटेशन वो आता है अमाउंट ऑफ प्रीशियस मेटेरियल वाज लिमिटेड। प्रीशियस मेटल का जो अमाउंट है वो लिमिटेड है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हम बेनिफिट नहीं कर सकते। लिमिटेड अमाउंट है प्रीशियस मेटल का, तो लिमिटेड बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। देन उसके बाद जो है मर्केंटलिस्ट व्यूज के बाद जो व्यूज आए थे, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे कि हम थोड़ा ब्रीफली इसको पढ़ रहे हैं अभी। वेल्थ ऑफ नेशन can't only be measured in terms of bullions but also in terms of natural minerals resources, man-made investment in capital, man-made resources like investment करते हैं capital में, human resources like skilled human resources, मतलब skilled labor होती है, एक skilled human mind जो IT सेक्टर में वर्क कर सकता है, and all of the other examples you can take। ठीक है, तो ये जो है पोस्ट मर्केंटलिस्ट व्यू है, इसमें बताते हैं कि एक नेशन की जो वेल्थ है वो सिर्फ बुलियंस की टर्म्स में मेजर नहीं होती। बुलियंस काउंट होते हैं, बट उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेस लाइक मिनरल्स, मैन मेड रिसोर्सेस लाइक इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं कैपिटल में। कैपिटल यहाँ पे आप ले सकते हैं, मशीनरी हो गया, हम एक इन हम एक इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप काउंट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज लाइक मैंने एग्जांपल दे दिया, स्किल्ड लेबर जो होती है स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, वो यहाँ पे काउंट करते हैं। ओके, सो अब हमारी जो है ये मर्केंटलिस्ट व्यूज जो है ट्रेड का, वो काउंट हमने कंप्लीट कर लिया है, हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, देन हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट आता है कि आपको कुछ चीज समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल ट्राई टू कंप्लीट इट इन द, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, जो मैं आपको सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में आपको बताऊंगी, मैं उसमें वो चीज़ आपके क्वेश्चन जो होंगे वो कवर अप कर दूंगी। अगर वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगी। ठीक है, so and if you like the video, if you got understand the concepts, and please like my videos and share it to your friends so that उनको भी थोड़ा हेल्प हो जाए इकोनॉमिक्स को समझने में। लुक, इकोनॉमिक जो है थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट यू कैन डू इट with little much of hard work and little much of आपको थोड़ा बहुत करना तो पड़ेगा। सो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, ये जो थ्योरी थी वो प्रपोज की थी एडम स्मिथ ने, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, इस थ्योरी के जो है दो अजम्पशंस हैं। यहाँ पे टू नेशंस हैं जो मैंने लिया है, ए एंड बी, नेशन ए एंड बी। टू कमोडिटीज होगी एक्स एंड वाई। ठीक है, आप नेशन कुछ भी ले सकते हैं, इंडिया बांग्लादेश ले सकते हैं, इंडिया चाइना ले सकते हैं, इंडिया श्रीलंका ले सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान ले सकते हैं, एंड कुछ भी ले सकते हैं आपकी
अपनी चॉइस है। मैंने यहाँ पे ए भी लिया है, वेरिएबल वेरिएबल लिया है, तो इट्स इजी टू आंसर द क्वेश्चन। एंड कमोडिटीज मैंने एक्स वाई लिया, आप यहाँ पे कोई भी कमोडिटी ले सकते हैं। ओके, तो हमें पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट एडवांटेज की डेफिनेशन क्या है। फर्स्ट इसमें दो दो डेफिनेशन हमें पढ़नी है, ठीक है। जहाँ पे मैंने ए लिखा है वो होगा नेशन ए, जहाँ पे मैंने एक्स लिखा है वो होगा कमोडिटी एक्स। यहाँ पे एक्स हम कमोडिटी के लिए यूज करेंगे। एक्स जो है एक्सपोर्ट नहीं है, कमोडिटी है, कमोडिटी प्रोडक्ट, इट्स अ गुड। ओके, सो इफ नेशन ए is more efficient than nation B in production of X, then हम क्या बोलेंगे, A has an absolute advantage in X production, ठीक है। अगर नेशन A, फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज नेशन A एंड B इज फॉर बांग्लादेश, ठीक है। अगर इंडिया जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है बांग्लादेश से टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी एक्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कमोडिटी एक्स, देन इंडिया क्या होगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा इन एक्स प्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि अगर कोई ज्यादा एफिशिएंट है वही ज्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी उसके पास, उस नेशन के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी। अगर वो एफिशिएंट नहीं है तो उसके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। सिंपल वाइसा वर्सा है। तो अब इसी फर्स्ट वाली जो हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है एब्सोल्यूट एडवांटेज की, उससे हम क्या समझते हैं कि ए तो एफिशिएंट है, ठीक है, एक्स की प्रोडक्शन में, बी एफिशिएंट नहीं है, जिसकी वजह से ए के पास जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज है, बट बी के पास क्या होगा, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज। क्या होगा, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ एक्स। एक्स की प्रोडक्शन में बी को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा, ठीक है। तो देन हमारी सेकेंड डेफिनेशन आती है कि ए इज लेस एफिशिएंट इन प्रोडक्शन देन बी। ए इज लेस एफिशिएंट देन बी। इंडिया जो है लेस एफिशिएंट है बांग्लादेश से, ठीक है, इन प्रोडक्शन, वाई प्रोडक्शन। देन जो है इंडिया, एग्जाम्पल हमने इंडिया का लिया ना ए का, देन इंडिया जो है एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज होगा इन वाई प्रोडक्शन, ठीक है। This itself implies B is more efficient in production of Y। यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई थी, ठीक है। B जो है एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ X, यहाँ पे एब्सोल्यूट एफिशिएंट है, यहाँ पे एफिशिएंट है इन प्रोडक्शन ऑफ Y, जिसकी वजह से क्या होगा, B has an absolute advantage in production of Y। सिंपल। तो ये दो डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज इज सिंपल। सो अगर आपको ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं कि आगे क्या होगा, आगे का थ्योरी क्या है। ओके, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी क्या कहती है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए शुड स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एक्स एंड एक्सपोर्ट एक्स। ए जो है स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन एक्स एंड उसको एक्सपोर्ट करना चाहिए एक्स कमोडिटी, एंड इंपोर्ट करना चाहिए वाई कमोडिटी फ्रॉम नेशन बी। एंड दिस थिंग जो हमने अभी ये पढ़ा है, ये चीज, ये वाली जो है वाइसा वर्सा होगी फॉर नेशन बी, ठीक है। देयरफॉर स्मिथ्स प्रमोट फ्री ट्रेड मैकेनिज्म और लेजर फेयर इंटरनेशनल ट्रेड में वो प्रमोट करनी है फ्री ट्रेड मैकेनिज्म, जिसमें ट्रेड बैरियर्स नहीं होंगे, देयर इज नो ट्रेड बैरियर्स इन द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है इंडिया और बांग्लादेश का, ठीक है। टू नेशंस एंड दे प्रोड्यूस टू कमोडिटीज, वीट एंड क्लोथ्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीट एंड क्लोथ्स लिया है, वीट को मैं W मेंशन कर रही हूँ एंड सी, क्लोथ्स को मैं C से मेंशन करूंगी। तो
ठीक है। तो अब इस टेबल में मैंने ये बताया है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है ईच कमोडिटी का, ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है ईच कमोडिटी का पर लेबर आवर 1 घंटे में, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है, पर लेबर आवर 1 आवर में पर लेबर, 1 आवर में 1 लेबर काम करेगी, तो मैक्सिमम प्रोडक्शन इतना होगा इन ईच नेशन, ठीक है, दोनों ही नेशन में बात कर रही हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि इंडिया में जो है 6 kg ऑफ वीट, यहाँ पे मैंने केजी से यूनिट ली है वीट की, केजी ऑफ वीट प्रोड्यूस हो रहा है पर लेबर आवर। बांग्लादेश में 1 हो रहा है, ओके, 1 kg ऑफ वीट पर लेबर आवर। इंडिया में जो है वो 4 yards ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रहा है पर लेबर आवर, वहीं बांग्लादेश में 5 yards ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन ज्यादा एफिशिएंट है किस कमोडिटी में, और क्यों एफिशिएंट है, मुझे इसका आंसर कमेंट में चाहिए, ठीक है। तो जो इंडिया जो है, मैं यहाँ पे जो देख सकती हूँ, इंडिया जो है एफिशिएंट है वीट में, ठीक है, मैं उसके आगे टिक कर रही हूँ, आप समझ जाइए, मुझे इसका आंसर चाहिए वो क्यों एफिशिएंट है, ठीक है, कैसे एफिशिएंट है, ठीक है। इंडिया जो है एफिशिएंट है वीट की प्रोडक्शन में, एंड बांग्लादेश जो है वो एफिशिएंट है क्लोथ्स की प्रोडक्शन में। ओके, देन वी मूव फॉरवर्ड। तो इंडिया जो है वीट के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है एंड बांग्लादेश जो है क्लोथ के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है। तो इंडिया क्या करेगा, एब्सोल्यूट एडवांटेज उसकी वीट में है, वो वीट को एक्सपोर्ट करेगा। India has absolute advantage in production of wheat and therefore should specialize in wheat production. Bangladesh has absolute advantage in clothes production, therefore should specialize in clothes production. ओके, देन यहाँ पे हमारा आता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था। फोकस क्या करती हैं मेनली थ्योरीज, तो हम ये हर एक थ्योरी में देखेंगे कि गेन्स फ्रॉम ट्रेड क्या है एंड कौन सा नेशन कैसे गेन करेगा, ठीक है, कितना गेन करेगा। तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड जो है वो एक्सचेंज रेट पर डिपेंड होता है, एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कमोडिटीज। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सचेंज रेट लिया है वो 6W4 6C, ठीक है। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करेगा वीट, ठीक है, 6 kg ऑफ वीट एक्सपोर्ट करेगा, तभी उसके आइडेंटिकल जो होगा 6 yards ऑफ क्लोथ होगा। यहीं पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट 6 wheat and import 6C from Bangladesh. 6C means 6 yards of clothes and 6W means 6 kg of wheat. तो टू एक्सपोर्ट 6W, ठीक है, इंडिया नीड्स टू सेक्रीफाइस 1 extra लेबर आवर, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा एक लेबर आवर का, दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन प्रोडक्शन इन टू प्रोड्यूस 4C एट होम। जो वो प्रोड्यूस करता है 4C, 4 yards ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस करने में, वो प्रोड्यूस करता है होम कंट्री में, उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा टू प्रोड्यूस 6 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एक्सपोर्ट करना है ना उसे, इस वजह से। तो बाय इम्पोर्टिंग 6C फ्रॉम बांग्लादेश, इंडिया गेन क्या करेगा 2C, उससे तो वो माइनस करना है ना 4C जो घर पर अपने ही होम कंट्री में प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो माइनस करेगा, तभी उसके पास जो है एक तभी उसके पास जो है वो उसका गेन आएगा कि वो 2C का गेन कर रहा है। ओके, देन उसके बाद जो इंडिया बांग्लादेश क्या करेगा, बांग्लादेश का गेन कितना होगा, बांग्लादेश को यहाँ पे 6 wheat मिलेगा, इट मीन्स क्या होगा, उसके पास जो है 6 लेबर आवर जो है वो फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बांग्लादेश जो है वो 6 लेबर आवर्स जो है वो प्रोड्यूस करने में लगाएगा, क्लोथ्स की प्रोडक्शन में लगाएगा, एंड बांग्लादेश जो है वो 1 आवर में 1 घंटे में 5
5 यार्ड्स ऑफ क्लोथ प्रोड्यूस कर सकता है, देन 6 आवर्स में वो कितना प्रोड्यूस करेगा? 30 यार्ड्स ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस करेगा बांग्लादेश। एंड अगर उसने एक्सपोर्ट कर दिया 60 टू इंडिया, देन उसके पास कितना बचेगा होम कंट्री में? 24 या। तो यही चीज मैंने यहाँ पे माइनस कर दी, एक्सपोर्ट कर दिया, उसका ही प्रोडक्शन है, ठीक है, उसने एक्सपोर्ट किया होम कंट्री इंडिया में, ठीक है, 6 सी, देन उसके बाद गेन बचा 24 सी, यही उसका गेन होगा 24 सी, ठीक है, 24 यार्ड्स ऑफ क्लोथ्स उसने ज्यादा गेन किया। सो इन दिस कंसेप्ट, मतलब इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस एक्सचेंज रेट, बांग्लादेश ने ज्यादा गेन किया। सो यहाँ पे ये चीज मैटर नहीं करती कि कौन सी कंट्री ने ज्यादा गेन किया, कौन सी ने कम किया। वह एक चीज जो मैटर करती है वो ये करती है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के अंदर एडम स्मिथ ने ये बताया कि ट्रेड जो है वो दोनों कंट्री को बेनिफिट कर सकता है, ठीक है। मर्केंटलिस्ट व्यूज में ये था कि जो ट्रेड जो है वो सिर्फ एक ही कंट्री को बेनिफिट करेगा, वो भी सिर्फ दूसरे कंट्री के एक्सपेंस पर। तो ये वाली थ्योरी जो है, ये वाली एब्सोल्यूट एडवांटेज जो थ्योरी है जो एडम स्मिथ ने दी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही रिलेवेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल ट्रेड में, ठीक है। ठीक है, आप ये समझिए कि दोनों कंट्रीज इससे बेनिफिट कर रही हैं। पहले तो ये बेनिफिट भी नहीं था, समझ समझिए इस कंसेप्ट को कि दोनों कंट्री ही बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी जो है लिमिटेशन भी है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जो है वो फेल हो जाती है, वो फेल हो जाती है इफ वन नेशन हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ बोथ कमोडिटीज। अगर एक कंट्री, मान लो इंडिया, दोनों ही कमोडिटी में एफिशिएंट है, दोनों ही कमोडिटी में एफिशिएंट है, एंड बांग्लादेश जो है दोनों ही कमोडिटी में इनएफिशिएंट है, तो इंडिया जो है दोनों कमोडिटी जो है प्रोड्यूस कर सकती है अपनी ही कंट्री में, होम कंट्री में, देन व्हाई वुड इंडिया should import it from another country if India can import produce it in its home country? Got my point? So यही चीज ये बताइए कि अगर इंडिया के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी दोनों कमोडिटी में, तो इंडिया ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है, बांग्लादेश से ट्रेड नहीं करेगा, ठीक है। तो in this example, India has absolute advantage in both commodities, WNC, and Bangladesh has disadvantage, absolute disadvantage in both wheat and clothes. Therefore, there is no basis of trade at any exchange rate. जिसकी वजह से क्या है ना, नो बेसिस ऑफ ट्रेड ही नहीं है, मतलब गेन हो ही नहीं रहा है, किसी भी एक्सचेंज रेट पर कोई गेन नहीं होगा, एट एनी एक्सचेंज रेट। यहाँ पे कोई एक्सचेंज रेट में चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी एक्सचेंज रेट में ट्रेड नहीं होगा दोनों कंट्रीज के बीच, ये एक लिमिटेशन है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। ओके, so please like my videos and subscribe my channel and share it to your friends, families. So thank you for watching and follow me on Instagram. You can message me on Instagram, and if you have any doubt, let me know in the comment section. Thank you.